हेलो स्टूडेंट्स, द सिलेक्शन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन होने वाला है ये हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज का सेकंड पार्ट है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन वो है यूनाइटेड नेशंस। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो सारी आज यहाँ पर मैं कवर करूंगी, ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए आप लोगों को इजीली बन जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन का आखिरकार गठन करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। ठीक है, तो देखिए हमेशा जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का गठन होता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वॉर ही एक कारण साबित हुआ है जब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनी है। सबसे पहले जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो रहा था तब उसके बाद 1920 में एक ट्रीटी ऑफ वर्सेली होती है। 1920 में एक ट्रीटी ऑफ वर्सेली होती है, ट्रीटी ऑफ वर्सेली ये होती है। अब जब ट्रीटी ऑफ वर्सेली होती है तो इसमें कहीं ना कहीं एक गठन किया जाता है लीग्स ऑफ नेशन का, लीग्स ऑफ नेशंस का। ठीक है, अब ये लीग्स ऑफ नेशंस अगर कभी वर्ड आ गया किससे रिलेटेड है तो आपको पता रहेगा कि यूनाइटेड नेशन के एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है। तो ये जो लीग्स ऑफ नेशन का गठन होता है तो इसमें ये बोला जाता है कि अब आगे आने वाले समय में देश आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जनहानि भी होती है और देशों को आर्थिक नुकसान भी बहुत देखना पड़ता है और वहां पे रहने वाले लोगों को भी बहुत परेशानियां होती हैं। तो इसके लिए लीग्स ऑफ नेशन बनाया गया। इसका काम ये था कि अब भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन ये अपना काम करने में सक्सेसफुल नहीं रहा तो कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो उसका जो एंड हुआ था वो आप सभी को पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया गया था, जिसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुई थी। ये बात हम लोग को पता है। अब जब समाप्ति हुई तो पता चला कि भाई लीग्स ऑफ नेशन हमने बनाया था तो वो तो अपना काम कर ही नहीं पाया। हमने उसको बनाया ही इसलिए था ताकि देशों के बीच में लड़ाई झगड़े ना हो, लेकिन यहां पर तो वर्ल्ड वॉर 2 हो गया तो इसका तो कुछ मतलब नहीं निकला। तो इसी लीग्स ऑफ नेशन का नाम बदल दिया गया इन द ईयर ऑफ 1945, जिसे अब हम क्या जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस के नाम से जानते हैं। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसी कारण से 24 अक्टूबर को हम यूएन डे सेलिब्रेट करते हैं, यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। भारत ने इस पर साइन कब किया था तो 30 अक्टूबर 1945 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए। भारत इसका मेंबर बन गया। ठीक, यहां तक की बात क्लियर हो गई सबको ना कि 24 अक्टूबर को गठन होता है, 30 अक्टूबर को भारत ने सिग्नेचर किए हैं। हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर। देखिए विशेष तौर पे याद रखिएगा, क्योंकि पेपर के समय पर ना ऐसा लगता है सारे हेडक्वार्टर सुने हुए हैं तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कंफ्यूजन होता है बहुत। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर यूनाइटेड नेशंस का गठन होता है। यूनाइटेड नेशंस अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है जो बहुत अलग अलग ऑर्गन्स को अपने साथ में रखती है। ठीक है, तो हम एक एक करके एक एक ऑर्गन के बारे में यहां पर पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है जनरल असेंबली। मैं यहां पर आप लोगों को बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से बता देती हूं। सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है हमारा जनरल असेंबली। अब देखिए जनरल असेंबली नाम से ही समझ में आ रहा है, असेंबली असेंबल होना, इकट्ठा होना। जितने भी देश हैं यूनाइटेड नेशंस के उनकी बैठक होती है। जनरल असेंबली महासभा जिसको हम कहते हैं वो यही काम करती है। ठीक है, चूंकि यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर्स हैं, अभी तक 193 मेंबर्स हैं, और जो 193rd मेंबर है वो भी आपको पता होना चाहिए। 193rd मेंबर कौन सा बन गया है तो साउथ सूडान बना है यूनाइटेड नेशंस का मेंबर। इसने भी कहा है हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, तो जनरल असेंबली का गठन होता है और जनरल असेंबली जो होती है इसमें हर एक देश से एक कहना चाहिए उनका प्रतिनिधि रहता है। ठीक है ना, तो जनरल असेंबली में भी 193 मेंबर्स हो गए, जाहिर सी बात है। इनके जो प्रेसिडेंट होता है उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये याद रखेंगे, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है इनके प्रेसिडेंट का। ठीक है,
1 वर्ष का कार्यकाल होगा। और जो कहना चाहिए जैसे कि हमारी लघु संसद काम करती है उसी की तरह काम करते हैं। डिसीजन लेना है, क्या करना है, 1 साल के लिए पॉलिसीज का निर्धारण करना है, तो ये सब काम 1 साल में एक ही बार इनकी बैठक होती है। सितंबर अक्टूबर के बीच में इनकी बैठक होगी, एक ही बैठक होगी। उस समय पर वो जो एक अध्यक्ष रहता है जिसका कार्यकाल 1 वर्ष का रहता है, वो बीच में बैठ के और जो जितनी भी मतलब प्रोसेस चल रही है उसका काम करता है, काम देखते हैं। ठीक है, अब इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था, ये चीज इंपॉर्टेंट है, 1946 में इसका फर्स्ट सेशन होता है जो कि लंदन में होता है। क्यों होता है लंदन में? वेस्टमिंस्टर में, वेस्टमिंस्टर आपने सुना होगा लंदन की, वहां पर ही इसको क्या कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि उस समय पर इनका कुछ सेक्रेटरीट वगैरह था नहीं बेसिकली, तो इसलिए क्या करा था इन्होंने यहाँ पर ही कंडक्ट कर लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा याद रखेंगे कि 1946 में लंदन में पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक हुई थी किसकी? जनरल असेंबली की, या यूनाइटेड नेशंस की भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि उसी का पार्ट है ये। ठीक है, अब भारत की तरफ से क्या कभी कोई था? तो विजय लक्ष्मी पंडित जी का नाम आपने सुना होगा, वो फर्स्ट फीमेल थी जो यहाँ की अध्यक्ष बनी थी। विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, वो थी जो बनी थी। ठीक है, अभी जो करंट सिनारियो चल रहा है वो 77th नंबर के प्रेसिडेंट यहाँ पर बैठे थे। 77th नंबर के प्रेसिडेंट यहाँ पर बैठे थे। अब 78th नंबर के बैठेंगे, जिनको जब 77th वाले बैठते हैं तभी वो नेक्स्ट वाला कौन बनेगा उसका नाम बता देते हैं। तो डेनिस फ्रांसिस करके हैं जो 78th नंबर के बनेंगे, ये भी डेटा आप लिख लेंगे। 78th नंबर के डेनिस फ्रांसिस, ठीक है, हो सकता है मैं इनका नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, थोड़ा देख लीजिएगा, डेनिस नाम ही है इनका, ठीक है ना, 78th नंबर के। ठीक है, ये एक ऑर्गन हो गया, जनरल असेंबली समझ में आ गया, जैसे कि लोकसभा काम करती है उसी तरह ये काम कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑर्गन की बात कर लेते हैं। एक ऑर्गन होता है इसका जिसको हम बोलते हैं सेक्रेटरीट, सचिवालय। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का सचिवालय होता ही होता है, तो इसका भी सचिवालय है, सेक्रेटरीट है इनका भी। अब ये जो सेक्रेटरीट होता है ये क्या काम करता है? बेसिकली महासचिव का काम ही होता है कि जो पॉलिसी निर्धारण करना है वो किस तरह से करना है और किन किन पॉलिसीज पर हमको आगे आने वाले समय पे फोकस करना है, किन पॉइंट्स को ध्यान में रख के पॉलिसी का निर्धारण करना है। जैसे हमारे यहाँ सेक्रेटरीट में काम करते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी सेक्रेटरीट में काम होता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस, इनका नाम याद रखेंगे आप लोग। करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस, गुटेरस, ठीक है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मैं कार्यकाल बार बार इसलिए बोल रही हूं क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के टाइम पे कि किसका कार्यकाल 1 वर्ष का है, किसका 5 का है, किसका 2 का है, इसलिए याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो सेक्रेटरी बैठते हैं जनरल इसमें यूनाइटेड नेशंस में, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट बेसिकली ये इसमें बहुत सारे आपको अलग अलग डेटा भी मिल जाएंगे। एक आपको त्रिगवेली जी का नाम भी सामने आएगा जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल बने थे यूएन के। ठीक है, फिर वान की मून जी का नाम आएगा, दक्षिण कोरिया के थे, और एक घाना के थे कोफी अन्नान, है ना, ये दोनों नाम याद रखेंगे। कोफी अन्नान थे घाना के और वान की मून थे जो दक्षिण कोरिया के। ये 2 बार महासचिव बनने का मौका मिला था इनको, और भारत से अभी तक कोई इस पद पर नहीं बैठा है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है ना, भारत से अभी तक यहाँ पर इसका जो हम कहना चाहिए सेक्रेटरी जनरल है वो आज तक कोई नहीं बना। ठीक, ये हो गया। एक आता है यहाँ पर न्यास विभाग जिसको हम बोलते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप, देखिए जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो बहुत सारे देश जो हैं वो सोवरेन नहीं थे, किसी ना किसी के अधीन थे और इंडिपेंडेंट भी नहीं हुए थे। ठीक है ना, तो उस समय पर ये ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई गई थी कि सारे देशों को कहीं ना कहीं आजाद करके सोवरेनिटी को हमको बढ़ाना है। हालांकि 2016 से इसने काम करना बंद कर दिया है। काम करना बंद ऐसा कर दिया है कि बिल्कुल स्थगित नहीं हो गई है, होल्ड पे डाल दिया है कि अभी हमको इसके काम की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, तो अभी क्या कर दिया है, ट्रस्टीशिप को थोड़े समय के लिए बंद कर दिया गया है कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो अभी ये रिस्पॉन्स में काम नहीं करती है। ठीक है, इसमें भारत का 1% ही जाता है, हमेशा ये याद रखना। भारत का परसेंट कितना है अगर कभी पूछ लिया तो 1% भारत यहाँ पर भी पैसा देता है। ठीक है, देश आपस में मिलकर ही तो पैसा इकट्ठा करेंगे तभी जाके तो किसी तीसरे देश की मदद कर पाएंगे, है ना, वही बात है। तो एक सेक्रेटरीट हो गया, उसके बाद हमारा ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया, न्यास विभाग जिसको हम कहते हैं। फिर एक आता आईसीजे,
ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। ये आपका यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। देशों के बीच में मसला है, कौन हल करेगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक चीज याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखेंगे। आईसीजे का मुख्यालय कहां पर है? हेग नीदरलैंड में है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा कहना चाहिए जजेस होते हैं, वो 15 जजेस बैठते हैं यहाँ पर, 15 जजेस ही बैठते हैं। और यहां पर जजेस का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ये चीज याद रखें। देखिए, कार्यकाल सबके याद रखें आप लोग कि कितना कितना होगा। तो यहां पर 15 जजेस बैठते हैं और उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। भारत की तरफ से आज तक कोई बैठा है क्या? जी बिल्कुल बैठे हैं। हमारे दलवीर भंडारी जी बैठे हैं 2012 में। इनका नाम याद रख लेंगे, दलवीर भंडारी, 2012 में। ठीक है, भारत के द्वारा ये भी एक जज बन के वहां पर गए थे। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल की 9 वर्ष का कार्यकाल है और ये ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट एक आता है इकोसॉक, आपने सुना होगा, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल होता है। इकोसॉक ये सोशल और कल्चरल जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उनके तहत है। इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं आती है, जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आ गया। ठीक है, और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आ गया इसके अंतर्गत, या मैं बोल दूं यूनेस्को। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो कहीं ना कहीं निर्धारित करती हैं कि अब किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, ना सोशल सेक्टर के लिए, कल्चरल के लिए, इकोनॉमिक सेक्टर के लिए अलग अलग काम कर रही हैं, तो वो सारी संस्थाएं किस में आ जाएंगी? इकोसॉक के अंतर्गत आ जाएंगी। बेसिकली ये जो होता है, क्या होता है? डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा विवादित सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल सबसे ज्यादा विवाद में रहती है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य हैं, जिसमें कि 5 जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं और जो 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, परमानेंट मेंबर्स हैं, कोई नहीं हटा सकता भाई। नॉन परमानेंट मेंबर्स का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है ना, 2 वर्ष का कार्यकाल होता है नॉन परमानेंट मेंबर्स का और 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ये 2 वर्ष का कार्यकाल ऐसा होता है कि एक बार में पूरे ही उनको नहीं हटा दिया जाता है। सपोज मैं यहां पर आपको बता देती हूं कि सिक्योरिटी काउंसिल है हमारी, यहां पर हमारे 5 सदस्य हमने बिठा दिए। ठीक है, ये हमारे परमानेंट मेंबर हो गए, 5 परमानेंट हो गए। अब यहां पर हमने कुछ 10 बिठा दिए। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये सपोज 2011-12 में नियुक्त होता है, 2 साल का कार्यकाल है। तो रिटायर कब होगा? ये 2 साल का कार्यकाल है, 11 में अगर अपॉइंट होता है तो ये रिटायर कब तक काम करेगा? मतलब 2 साल काम कर रहे हैं ना, तो 13 तक काम करेगा और ये देखिए 14 में रिटायर हो जाएगा। अब ये वाला जो है, ये भी 2 साल के लिए आ रहे हैं, लेकिन इनका जो बीच का ड्यूरेशन रहता है, उनकी नियुक्ति इस समय होगी 2012-13 में, फिर ये अपना 2 वर्ष का कार्यकाल करेंगे। मतलब ये कहने का ये है कि ये पूरे समय खाली नहीं रहता। 5 सदस्य हमेशा आपको मौजूद मिलेंगे, मतलब सॉरी 10 सदस्य आपको हमेशा मौजूद मिलेंगे। ये खाली नहीं होता कभी, है ना, कि मतलब 2 साल का कार्यकाल है तो इकट्ठे पूरे हमने अलग कर दी, नहीं। ये 5 हैं, ये जब तक जाएंगे तब तक दूसरे 5 आ जाएंगे, जब तक ये वाले 5 जाएंगे दूसरे 5 आ जाएंगे, ऐसे करके ये काम चलता रहता है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रही हूँ, बार बार विवादित है। क्यों है विवादित? क्योंकि बहुत सारे देश बोलते हैं कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, कौन कौन से हैं 5 परमानेंट मेंबर्स? USA, UK, रशिया, चाइना और फ्रांस। मैं यहां लिख देती हूं, USA, UK, रशिया, चाइना और फ्रांस, ये हमारे क्या है? परमानेंट मेंबर्स हैं। इनको एक शक्ति मिलती है वीटो पावर, जिसके कारण ही सबसे ज्यादा विवाद में रहते हैं। वीटो पावर का मतलब क्या है? जैसे कि कोई एक बिल आता है जनरल असेंबली में, सिक्योरिटी काउंसिल बहुत पावरफुल है क्योंकि परमानेंट है, कोई हटा नहीं सकता है। इन देशों ने मिलकर ही कहना चाहिए गठन किया है, तो सारी बागडोर इनके हाथों में ही है। अब क्या होता है कि इनको वीटो पावर दिया गया है, मतलब कोई बिल अगर आ रहा है और इन चारों में से किसी एक ने भी बोल दिया कि मैं इस बिल के खिलाफ हूं,
मैं इस बिल को नहीं मानता हूं, तो बिल तुरंत लैप्स हो जाएगा, उस बिल का कोई काम नहीं रहेगा, है ना। इन केस अगर कोई एक एब्सेंट है या कुछ कह ही नहीं रहा है, शांत है, बस कुछ कह नहीं रहा है, ना हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है, न्यूट्रल कंडीशन में है, तो बिल पास हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने कहा कि नहीं हम इसके पक्ष में नहीं है, नहीं शब्द आते ही साथ बिल क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ये इनका वीटो पावर है, ठीक है। तो क्या होता है यूजुअली, देखिए चाइना बैठा है यहाँ पर, तो भारत का कोई भी बिल अगर जाता है तो भारत के सपोर्ट में नहीं हो पाता है हमेशा, तो इसीलिए जो इसके वीटो पावर के कारण भारत के बिल यहाँ पर पास नहीं हो पाता है, ठीक है। बहुत सारे मसले जाते हैं, अब हम मसलों के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कौन कौन से जाते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं विवाद क्रिएट करता है। अब 4 नेशंस ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ 4 नेशंस, ग्रुप ऑफ 4 नेशन, G4 नेशंस, जो चाह रहे हैं कि हमें आप ये जो वीटो वाला पावर आप यूज करते हो और हमें भी आप कहीं ना कहीं परमानेंट मेंबर्स में शामिल कर लो। पहले तो कम देश थे ना, 193 मेंबर्स हो गए आपके, तो आपको 5 लोगों को परमानेंट नहीं बनाना चाहिए, थोड़े ज्यादा लोग बढ़ाने चाहिए। तो 4 देश ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि हमें भी आप परमानेंट में शामिल कर लीजिए। तो वो 4 देश कौन कौन से हैं, आपको नाम याद रखना, इंडिया है, ब्राजील है, जापान है और साउथ अफ्रीका। इंडिया, ब्राजील, जापान एंड साउथ अफ्रीका। ये देश हैं, ये कहीं ना कहीं डिमांड करते हैं कि हमें भी परमानेंट मेंबर्स का दर्जा मिलना चाहिए और हमें आप एड ऑन करो। लेकिन हमेशा जैसे मुन्ना बोला, वीटो पावर चाइना यूज कर लेता है ना, उसको पता है हम किसी भी देश को अंदर आने देंगे तो वो इंडिया के सपोर्ट में हो जाएंगे, तो हमें नहीं करना है भाई, तो हम नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है। चाइना यहां पर अपनी पावर का भरपूर इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब देखिए यूएन में कुछ भाषाएं बोली जाती हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बोलूं कि यूएनओ की भाषाएं कौन कौन सी है, किन किन भाषाओं में ये काम करता है, तो 6 भाषाएं हैं जिनमें ये काम करता है। इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, अरेबिक है, रशियन है और मैंडरिन है, ठीक है। लिख देती हूं मैं यहां पर, इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, अरेबिक है, रशियन है और मैंडरिन है, ठीक है। मैंडरिन चाइना में बोली जाती है, चाइनीज लैंग्वेज नहीं बोलते ना, मैंडरिन बोलते हैं। अरेबिक बिल्कुल न्यूएस्ट है, ये नाम ध्यान रखेंगे, बिल्कुल नई नई ऐड हुई भैया, अरेबिक कंट्रीज बहुत सारी, उनने कहा हमें भी तो बात करते आना चाहिए ना, तो आप क्या करो, एक नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दो, तो अरेबिक लैंग्वेज यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी गई है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ की कार्यकारी भाषाएं कौन सी हैं, तो केवल इंग्लिश और फ्रेंच है जो कार्यकारी भाषा है, इसमें ही काम होता है, लिखा पढ़ी जो भी होगी वो इन दोनों लैंग्वेजेस में ही होगी। बाकी ये 6 लैंग्वेजेस हैं जो कहीं ना कहीं यूएन की भाषाएं क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो आई होप यूनाइटेड नेशंस की सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी, सिक्योरिटी काउंसिल विवाद में क्यों रहता है ये भी आपको समझ में आया होगा, और इसके डिफरेंट ऑर्गन्स कौन कौन से हैं वो भी याद क्या रखना है, किसका कब कार्यकाल रहता है, क्योंकि कार्यकाल में कंफ्यूजन होता है। हेग नीदरलैंड का हेडक्वार्टर याद रखना, आईसीजे का, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। बाकी सारी चीजों के हेडक्वार्टर्स आपसे नहीं पूछेंगे, हेग नीदरलैंड पूछ सकता है। और यहां पर आपको ये भी याद रखना है कि कितने मेंबर्स हैं, कार्यकाल कितना होता है। 1 की बात करी हमने, 5 की बात करी हमने, 9 की बात करी हमने, 2 की बात करी, अब किस में कौन सा है ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। इसकी सीरीज में हम और भी आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो द सिलेक्शन क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।